हेलो नमस्ते दोस्तों। वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसजी केमिस्ट्री में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं जेट के रेगुलर वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। जेट का एग्ज़ाम 2 अगस्त 2020 को होने वाला है, उसकी तैयारी स्टार्ट करते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर नए जोश के साथ। दोस्तों कोलाइडी विलियन चैप्टर। दोस्तों जो कोलाइडी विलियन वाला आपका जो चैप्टर है जेट ICAR BHU में, इसमें इस चैप्टर के मैं क्वेश्चन आपको जस्ट पहले ही करवा चुका हूं, जिसका लिंक जो जेट में आए हुए क्वेश्चन थे उनका मैं वीडियो पहले से डाल चुका हूं। कौन कौन सा क्वेश्चन जेट में अभी तक आया है 2002 से लेके 2019 तक, मैं उन क्वेश्चनों का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। और ये उसी चैप्टर की पूरी थ्योरी है। ठीक है दोस्तों, देखिए जिस तरह से रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सॉलिड के पृष्ठ के तल के गुणों का अध्ययन किया जाता है पृष्ठ तनाव कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जैसे जब किसी ठोस पदार्थ को ये द्रव या गैस के संपर्क में रखा जाता है तो ठोस की सतह पर द्रव या गैस की स्थूल अपेक्षा अधिक संचित हो जाती है। यह प्रक्रिया अधिशोषण कहलाती है। वह पदार्थ जो ठोस या द्रव की सतह पर अधिशोषित होता है अधिशोष्य कहलाता है। वह पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है अधिशोषक कहलाता है। यानी जिसकी सतह पर जाके जुड़ता है तो जो जुड़ने वाला है वो तो अधिशोष्य होगा, और जिसकी सतह पे जाके जुड़ रहा है वो अधिशोषक होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ कि जैसे मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल पे अपन जाकर बैठते हैं तो मोटरसाइकिल अधिशोषक हो गई और हम स्वयं अधिशोष्य हो गए। ठीक है, और ये पूरी की पूरी घटना क्या हो गई, अधिशोषण हो गई। अधिशोषक की अंतरापृष्ठ पर वह स्थान जहां मुक्त संयोजकता अधिक होती है सक्रिय केंद्र कहलाता है। ठीक है, H2 गैस, पैलेडियम तथा निकिल, ये थोड़ा लिखने में मिसप्रिंट हो गया, ये निकिल है, निकिल Ni, निकिल धातु के पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाती है। H2 गैस होती है वो निकिल और पैलेडियम धातु की सतह पर अधिशोषित होती है। किसी अधिशोषित पदार्थ के अधिशोषण की सतह से हटने की प्रक्रिया विशोषण कहलाती है। यानी अधिशोषण का जस्ट उल्टा क्या होता है, विशोषण। यानी मोटरसाइकिल से अब हम लोग उतर रहे हैं, वो क्या होगा, विशोषण। वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अन्य पदार्थ के अंदर समान रूप से वितरित रहता है अवशोषण कहलाता है। जैसे मैं बात करूँ नमक पाउडर, जो नमक है उसको पूरे को पानी में डाल दिया तो पानी नमक पाउडर में समान रूप से मिल जाएगा। लेकिन अगर वैसे ही हम देखें तो ये तो है आपकी एक अवशोषण की क्रिया। और अधिशोषण की क्रिया में दरअसल क्या होता है कि जैसे रुई को पानी में डाला, स्टार्टिंग रूप बता रहा हूँ रुई का, वैसे स्टार्ट में रुई अधिशोषण की तरह बिहेव करती है, लेकिन कुछ समय बाद वह अवशोषण की तरह व्यवहार करती है। कुछ समय के लिए स्टार्टिंग के कुछ समय में रुई की बाहरी सतह पे ही केवल पानी पहुंच पाता है, पानी में डालते हैं तो वो अधिशोषण की घटना होती है। ठीक है, और यह प्रक्रिया प्रारंभ में तीव्र होती है जबकि बाद में धीरे धीरे कम होने लग जाती है। अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना होती है। यानी मैंने कहा कि अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना होती है, यानी किसी आवरण के चारों तरफ ही होती है, जो केवल सतह पर, सताया नहीं, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई है, सतह पर होती है। यह हमेशा समान गति से चलती रहती है। जबकि आपने देखा अवशोषण की क्रिया पहले तेज गति से होती है, उसके बाद धीमी पड़ जाती है। इसमें यहाँ ऐसा नहीं होता है। अधिशोषण सदैव एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है तथा इसमें डेल्टा H का मान नेगेटिव होता है अधिशोषण में। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए हमेशा डेल्टा H नेगेटिव होता है। अधिशोषण में गैस के अणुओं का संचलन कम हो जाता है, क्योंकि गैस के अणु ठोस की सतह पर जाकर चिपक जाते हैं तो गैस की एंट्रोपी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए डेल्टा H का मान भी ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सामान्य ताप पर डेल्टा G का मान भी ऋणात्मक होता है। यानी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब आपने देखा ये सामान्य ताप की बात कर रहा है, आपने देखा कि डेल्टा H भी नेगेटिव है और सामान्य ताप पे टी डेल्टा S भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये सामान्य ताप पे तो डेल्टा H वैसे ही ज़्यादा होगी, तो नेगेटिव ओवरऑल किसका बच जाएगा, नेगेटिव का डेल्टा H बच जाएगा। तो आंसर क्या, डेल्टा G क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है,
आगे है भौतिक अधिशोषण में ऊष्मा परिवर्तन बहुत कम होता है, इसका मान 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में यही मान 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल होता है। भौतिक अधिशोषण एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है, यानी एक दिशा से दूसरी दिशा में आ जा सकती है, ठीक है, जबकि रासायनिक अधिशोषण एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। भौतिक अधिशोषण में बहुआण्विक परतें बनती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में एक आणविक परत बनती है। ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण की दर घटती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण की दर क्या होती है, बढ़ती है। भौतिक अधिशोषण में वैन डर वाल बंध के कारण सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बंध के कारण सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? सक्रियण ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा होती है जो अभिकारक के अणुओं को सक्रिय माध्यमिक तक पहुंचाती है, या फिर अगर सिंपल से शब्दों में मैं कहूं तो सक्रियण ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा होती है जो अभिकारकों को उत्पादों में बदलने का कार्य करती है, ठीक है। अगली बात है क्रांतिक ताप जितना अधिक होगा गैस का द्रवीकरण उतना ही आसानी से होगा, अतः शीघ्रता से अधिशोषण होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। अब आपको पता है पूरी आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आकार एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का होता है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का होता है, यानी जिनमें जो एलिमेंट्स शुरुआती आवर्त सारणी के शुरुआती वर्ग में पाए जाते हैं, जैसे पहले वर्ग में, दूसरे वर्ग में, तीसरे वर्ग में, तो उनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि बाद में क्या होता है, बाद वाले जो 18वां 17वां 16वां वर्ग है उनके तत्वों में प्रभावी नाभिकीय आवेश ज़्यादा लगता है। इस वजह से जो लास्ट वाले तत्व होते हैं उनका आकार अपेक्षाकृत पहले वाले तत्वों की तुलना में कम होता है, इसीलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि धातुओं में अधिशोषण की मात्रा ज़्यादा होती है अधातुओं के बजाय, ठीक है। उसके बाद देखो स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा गैस के दाब में संबंध अधिशोषण समतापी कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिशोषण समतापी कहलाता है। इसके बारे में दोस्तों फ्रेंडलिक समतापी ने एक वक्र दिया था और ये वक्र 3 स्थिति में परिभाषित किया गया था, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहली स्थिति निम्न ताप पर, पहली स्थिति निम्न दाब पर, पहली स्थिति थी आपकी निम्न दाब पर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, निम्न दाब पर अक्स अपॉन एम, निम्न दाब पर अक्स अपॉन एम समानुपाती दाब की पावर 1 के होती है। अभी समानुपाती नियतांक को हटाएंगे तो बराबर आ जाएगा के पी की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। जबकि जो उच्च दाब होता है, उच्च दाब पर अक्स अपॉन एम समानुपाती पी की पावर 0, यानी अक्स अपॉन एम बराबर के होता है, ठीक है। ये के एक नियतांक है इसमें यहाँ पर। जबकि तीसरा होता है एक मध्यम ताप, मध्यम ताप पर अधिशोषण समतापी वक्र में अक्स अपॉन एम समानुपाती पी की पावर 1 अपॉन एन होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एन तथा के एक स्थिरांक है जिनका मान अधिशोषण व अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि तीनों में अक्स अपॉन एम जो पी की पावर आ रही है, इसमें पी का मान कितना हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो उच्च दाब वाली है, यहाँ पर जो उच्च दाब वाली रिएक्शन है, यानी अक्स अपॉन एम समानुपाती पी की पावर 0, ये इसका मतलब ये है कि उच्च दाब पर अक्स अपॉन एम की मात्रा दाब पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। जबकि मध्यम दाब पे अक्स अपॉन जो पी के घातांक है उस पर निर्भर करती है, मतलब कि अक्स अपॉन एम में जो ये पी की घात है, ये जो पी की घात है 1 अपॉन एन, इसमें पी की घात 1 से लेके 0 तक वेरी करती है, यानी 0 से लेके 1 तक वेरी करती है। जबकि निम्न दाब पर आपने देखा ही था कि अक्स अपॉन एम समानुपाती पी की पावर 1 थी, यानी निम्न दाब पर दाब की जो घात होती है वो सबसे अधिक होती है, जबकि उच्च दाब पर 0 होती है, जबकि मध्यम दाब पे 0 से लेके 1 के मध्य विचरित करती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद डी ब्लॉक की सभी धातुएं उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करती है, जैसे फेरस, निकेल, प्लेटिनम आदि, ठीक है।
उसके बाद समांगी उत्प्रेरण वह होता है जिसमें अभिकारक, उत्पाद व उत्प्रेरक तीनों ही समान भौतिक अवस्था में होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे H2 गैस, Cl2 गैस और फिर HCl लिक्विड बना दिया। मान लो H2 गैस, Cl2 गैस, जैसे H2 प्लस Cl2 और HCl। ठीक है, अब ये भी गैस, ये भी गैस और ये अगर लिक्विड बना दिया तो ये सममांगी का उदाहरण नहीं है। अगर ये HCl गैस भी सममांगी बनती और यहाँ पर जो उत्प्रेरक लेते वो भी अगर गैसीय में होता तो इसको सममांगी बोल देते। अभी ये किसका उदाहरण है, एक तरफ गैसीय और दूसरी तरफ लिक्विड है, तो ये किसका उदाहरण है, विषमांगी का। देखो, विषमांगी उत्प्रेरण वह होता है जिसमें अभिकारक, उत्पाद या उत्प्रेरक तीनों में से कोई एक की भौतिक अवस्था अन्य दोनों से अलग हो। ठीक है, एंजाइम अणुभार वाली नाइट्रोजन युक्त कोशिकाएं होती है, नाइट्रोजन युक्त कोशिकाएं होती है जो प्रोटीन अणु होते हैं। ठीक है, एंजाइम की प्रकृति विशिष्ट होती है जो जंतु एवं पादपों के जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों का कार्य करती है। प्रेरक नहीं, उत्प्रेरकों का कार्य करती है। इस कारण एंजाइम को जैव रासायनिक उत्प्रेरक कहते हैं और यह प्रक्रिया जैव रसायन उत्प्रेरण कहलाती है। अब देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि एंजाइम की सक्रियता मध्यम ताप यानी 25 डिग्री से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक तथा एक निश्चित पीएच लगभग 7 पर रहती है। सबसे अधिक सक्रियता एंजाइम की, यानी एंजाइम अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य 25 से 37 डिग्री सेल्सियस ताप और 7 पीएच पर देता है। अनुकूल पीएच, मानव शरीर के लिए जो अनुकूल पीएच होती है एंजाइम की वो 7.4 होती है, इसीलिए हमारे ब्लड का जो पीएच है वो भी 7.4 ही होता है। अगला क्वेश्चन है, देखो, यह कोलाइडी प्रकृति की है जिसमें विद्युत अपघट्य मिलाने पर स्कंदन द्वारा नष्ट किया जा सकता है। एंजाइम एक कोलाइडी प्रकृति का होता है जिसे विद्युत अपघट्य मिलाने पर स्कंदन द्वारा नष्ट किया जा सकता है। धातु आयन उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाते हैं, जैसे आपके Fe+2 हो गया, Ni+2 हो गया, ये सारे के सारे धातु आयन एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाते हैं, इसलिए इन्हें सह एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए HCN CS2 पदार्थ एंजाइम के लिए विष का कार्य करते हैं, अर्थात एंजाइम की क्रियाविधि को बाधित करते हैं। यानी धातु आयन तो सह एंजाइम की तरह, सहयोगी की तरह कार्य करते हैं, जबकि HCN CS2 एक विरोधी की तरह कार्य करते हैं। जियोलाइट सूक्ष्म छिद्रित एल्यूमिनो सिलिकेट है जिसका फॉर्मूला Na2Al2Si2O8.H2O होता है। ठीक है, एल्कोहल को पेट्रोल गैसोलीन में परिवर्तित करने के लिए जियोलाइट उत्प्रेरक GSM-5 का उपयोग किया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। उसके बाद कोलाइड एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ गम या गूंद होता है। ठीक है, वास्तविक विलयन एक सममांगी मिश्रण होता है जबकि निलंबन व कोलाइडी विलयन एक विषमांगी मिश्रण होते हैं। याद रखना दोस्तों, कोलाइडी विलयन है वो एक विषमांगी मिश्रण होता है। यानी विषमांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें पदार्थ के या विलयन के अंदर पदार्थ के या अवयव के सभी गुण सभी जगह पर समान नहीं होते हैं, कहीं पर कुछ अलग होता है, कहीं पर कुछ अलग होता है। यानी मैं आपको बताऊं कि जैसे तेल और जल का मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण है। तेल हमेशा आपको पता है कि जल की ऊपरी सतह पे होता है, जल नीचे पेंदे में होता है। तो मैं कहूँगा कि आप दो जगह का अध्ययन कीजिए। पहली बार आप ऊपर से अध्ययन कीजिए तो आपको पता चलेगा कि आपने जो मान लो ऊपर से अगर मान लो एक लोटा पानी का निकाला उसमें से, तो आपको पता चलेगा कि उसमें तेल की मात्रा ज़्यादा थी, जबकि आप नीचे से निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा थी तेल के बजाय तुलनात्मक रूप से। तो यहाँ पर दोनों में अलग अलग गुणधर्म प्राप्त हुए, तो ये होगा विषमांगी। जबकि सममांगी ऐसा होता है जहाँ पर सभी जगह समान होता है, यानी पानी में आपने चीनी घोल दी, अब आप किसी भी बाल्टी के नीचे वाले पेंदे से पानी निकालिए चाहे ऊपर से पानी लीजिए, समान मिठास रहेगी, यानी वह सममांगी मिश्रण कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, वास्तविक विलयन में विलेय व विलायक के कणों का आकार समान होता है, जबकि निलंबन व कोलाइडी विलयन में विलेय व विलायक के कणों का आकार समान नहीं होता है। वास्तविक विलयन के कणों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता है, जबकि कोलाइडी कणों को आंखों से तो नहीं लेकिन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि निलंबन के कणों को आंखों द्वारा भी देखा जा सकता है। वास्तविक विलयन के कणों का व्यास, वास्तविक विलयन होता है इसके कणों का व्यास 10
10⁻⁴ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होता है। 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होता है, जबकि निलंबन के कणों का व्यास 10⁻⁴ सेंटीमीटर से अधिक होता है। यानी देखिए दोस्तों, अधिक का मतलब ये है कि माइनस में पावर है, इसका मतलब अधिक ये होगा 10⁻⁻3, 10⁻2, 10⁻1, ये अधिक है। जबकि मैंने बताया कि जो वास्तविक विलयन है, इसके कणों का जो आव्यास है या कणों का जो आकार है वो 10⁻⁷ से कम होता है। 7 से कम का मतलब क्या है? 10⁻⁸, 10⁻9, कुछ इस तरह से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए आप, कोलाइडी कणों का आकार है वो इन दोनों के मध्य होता है, यानी 10⁻⁵ से लेके 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच में होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कोहरा व बादल, कोहरा व बादल एरोसोल के उदाहरण हैं। दूध, दवाइयाँ, तेल, जल मिश्रण, इमल्सन व पायस का उदाहरण है। मक्खन, बूट पॉलिश, जेल के उदाहरण है। दोस्तों आपको ये सीधे सीधे याद करने हैं, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कोहरा किसका उदाहरण है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा एरोसोल, आपको आंसर कर देना है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा आपसे पूछेगा कि तेल जल का मिश्रण किसका उदाहरण है, पायस या इमल्सन, तो आंसर आप पायस या इमल्सन कर देना। ठीक है, उसके बाद देखिए, धुआं व धूल का तूफान ठोसों के वायुसोल का उदाहरण है, उसके बाद देखिए, कोलाइडी कण ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, विसरण व विद्युत क्षेत्र का प्रभाव व अधिशोषण के गुण दर्शाते हैं, जबकि निलंबन व वास्तविक विलयन दोनों ही ये गुण नहीं दर्शाते हैं। यानी कोलाइडी कण तो हमेशा, या कोलाइडी जो विलयन है वो ब्राउनी गति भी दर्शाएगा, टिंडल प्रभाव भी दर्शाएगा, विसरण भी दर्शाएगा, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में अपनी गति भी दर्शाएगा, जबकि अधिशोषण की घटना भी दर्शाएगा। जबकि निलंबन और वास्तविक विलयन ये दोनों ही गुण नहीं दर्शाते हैं। द्रव्य स्नेही कोलाइडी विलयन जो होते हैं वो टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। अब द्रव्य स्नेही कोलाइडी विलयन कौन से होते हैं? स्टार्च, जिलेटिन और प्रोटीन। जबकि द्रव्य विरोधी जो कोलाइडी कण होते हैं या कोलाइडी जो सोल होते हैं, अच्छा ये रहेगा कोलाइडी सोल, तो वह जैसे धातु है, अधातु है या सल्फर के जो सोल होते हैं वो सारे के सारे द्रव्य विरोधी होते हैं और ये टिंडल प्रभाव भी दर्शाते हैं। उसके बाद देखिए, नेचुरल वृहद अणु यानी प्राकृतिक वृहद अणु उदाहरण जैसे स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम, जिलेटिन आदि, तथा आर्टिफिशियल जो वृहद अणु होते हैं वो नाइलॉन, पॉलीथीन आदि। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, साबुन सोडियम रिस्ट्रेट में हाइड्रोकार्बन 17 कार्बन परमाणुओं की हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जल विरोधी होती है। यानी जो आपने देखा होगा साबुन में वो एक लंबी सी इस तरह की वो एक श्रृंखला होती है, वो 17 कार्बन की श्रृंखला होती है। ठीक है, कितने कार्बन की होती है? 17 कार्बन की श्रृंखला होती है और वो जल के विरोधी होती है। जबकि पोलर COONA जल स्नेही होती है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला पूंछ की तरह कार्य करती है, यानी जो ये वाली श्रृंखला है ये पूंछ की तरह कार्य करती है उसमें, मिसेल में। जबकि जो पोलर क्रियात्मक समूह है वो हेड, सिर की तरह बिहेव करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए, धातुओं के कोलाइडी विद्युत परिक्षेपण व अपचयन विधि द्वारा बनाए जाते हैं। यानी धातुओं के जो कोलाइडी सोल है वो विद्युत परिक्षेपण विधि तो वह अपचयन विधि द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि अधातुओं के कोलाइडी सोल ऑक्सीकरण विधि द्वारा बनाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन सीधा यही पूछेगा कि अधातुओं के कोलाइडी सोल कौन सी विधि से बनाए जाते हैं, आपको आंसर कर देना है ऑक्सीकरण विधि। उसके बाद देखिए, ब्राउनी गति सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने देखी थी। ये पिछली बार 2019 में जेट में ये क्वेश्चन आया, 2019 में इस वैज्ञानिक का नाम पूछा था। सिनेमा हॉल में प्रकाश के मार्ग में धुएं के कारण अनियमित गति प्रकट करती है। यानी इसका मतलब ये है, ब्राउनी गति का मतलब ये है कि जो कोलाइडी कण होते हैं वो टेढ़ी मेढ़ी गति इस तरह से गति प्रदर्शित करते हैं, उसे ही ब्राउनी गति कहा गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, कोलाइडी विलयन में जब प्रकाश का पुंज गुजारा जाता है तो प्रकाश चमकीली वर्ण रेखा के रूप में दिखाई देता है। यह टिंडल प्रभाव कहलाती है। यह प्रभाव कौन से कहलाती है? टिंडल प्रभाव कहलाती है। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, टिंडल प्रभाव हमेशा जिस तरफ से प्रकाश का पुंज आ रहा है उसके लंबवत अगर अपन है, अगर उसके लंबवत अपन खड़े हैं, हम लोग अगर उसके लंबवत खड़े हैं तो ही हमें टिंडल प्रभाव दिखाई देगा, अन्यथा उसके समांतर होने पे टिंडल प्रभाव दिखाई नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन
प्रक्षिप्त परावस्था व प्रक्षेपण माध्यम के अपूर्णांक के अंतर के कारण होता है। ये एक टिंडल प्रभाव की शर्त है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नीले रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, अतः इसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। इसी कारण समुद्री जल, आकाश व तरणताल जल नीले रंग के दिखाई देते हैं। आपको पता चला आकाश का रंग नीला क्यों होता है, इसी कारण होता है। उसके बाद देखिए तेल में जल, इस प्रकार के पायस में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रक्षिप्त परावस्था की तरह कार्य करती है, यानी विलय की तरह कार्य करती है, जबकि तेल प्रक्षेपण माध्यम यानी विलायक की तरह कार्य करता है। और इसे W/O, ये याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे W/O, तेल में जल को W/O से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण होता है मक्खन व कोल्ड क्रीम व कोल्ड लिवर ऑयल आदि इसके सामान्य उदाहरण है। और इसे तेलीय पायस भी कहते हैं क्योंकि तेल में जल घुला हुआ है। यानी मक्खन कैसा होता है, आपने देखा होगा घी में छाछ होती है, तो वो आपका तेल जल वाला उदाहरण है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जल में तेल, यानी पहले वाले का जस्ट उल्टा। इस प्रकार के पायस में तेल की छोटी छोटी बूंदें जल में वितरित रहती है। क्या रहती है, तेल की छोटी छोटी बूंदें जल में वितरित रहती है। इसे OW से प्रदर्शित करते हैं, उदाहरण दूध व वेनिशिंग क्रीम आदि। इसे जलीय पायस भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए अशुद्ध जल में मिट्टी के कण व बैक्टीरिया आदि उपस्थित होते हैं। इन कणों पर ऋणावेश होता है। इनको पृथक करने के लिए जल में फिटकरी मिलाते हैं। फिटकरी विलयन में उपस्थित एल्यूमिनियम आयन जल में उपस्थित अशुद्धियों को उदासीन करके अवक्षेपित कर देते हैं तथा स्वच्छ जल को निथार लिया जाता है, ठीक है। यानी ये एक बार क्वेश्चन ऐसे पहले भी आ चुका है कि फिटकरी का जल के शोधन में किस तरह से काम में लिया जाता है, क्योंकि फिटकरी क्या करती है, यहाँ पर जो आपके एल्यूमिनियम आयन होते हैं Al+3 Fe+3 जो फेरस के आयन होते हैं उनको पृथक कर देती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए रेत के कणों का सोल होता है वो ऋणात्मक होता है, यानी रेत पे ऋणावेश उपस्थित होता है। टेनिन के जल में भी ऋणावेश होता है। उसके बाद देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। फोटोग्राफी प्लेट पर जिलेटिन में सिल्वर ब्रोमाइड के निलंबन की परत चढ़ी होती है। यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जिलेटिन तथा पोटेशियम ब्रोमाइड की विलयन में AgNO3 विलयन मिलाने पर AgBr के कारण जिलेटिन में निलंबित हो जाते हैं। जिलेटिन रक्षक कोलाइड का कार्य करते हैं। उसके बाद देखिए रक्त में एल्बुमिन जैसे पदार्थ, ये एक एल्बुमिन एक प्रोटीन होती है, एल्बुमिन जैसे पदार्थों का कोलाइडी विलयन होता है। इसमें ऋणावेशित कण होते हैं। रक्त के बहने पर फिटकरी का ताज़ा विलयन अथवा फेरिक क्लोराइड विलयन डालते हैं, जिससे उसका एल्यूमिनियम आयन फेरस आयनों द्वारा स्कंदन हो जाता है और रक्त का प्रवाह रुक जाता है, यानी रक्त का थक्का बन जाता है। उसके बाद देखिए आकाश का नीला रंग कणों द्वारा नीले रंग का प्रकाश प्रकीर्णन हो जाता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, जबकि शेष रंग का प्रकाश अवशोषित हो जाता है। अतः आकाश किस तरह का दिखाई देगा, आपको नीला दिखाई देगा।